फ़लस्तीन के ग्रुप हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह को इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कार्रवाई की। ये इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है फ़लस्तीन के नौजवानों के ज़रिए इसराइल के ख़िलाफ़। हमने कल बताया था अपनी एक रिपोर्ट में कि वहाँ पर तकरीबन 8,000 से ज़्यादा इसराइली सैनिक या इसराइली जो अवाम है वो मारे गए हैं। मीडिया में जो जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 1,000 से ज़्यादा इसराइलियों की मौत हुई है और 350-450 के बीच में फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। अमेरिका ने इसराइल को पूरी तरह से समर्थन दिया है। अमेरिका ने हथियार देने शुरू कर दिए हैं इसराइल को। अमेरिका का वॉरशिप USS इस वक्त फ़ारस की खाड़ी में पहुंच चुका है। पुतिन ने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है। मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरबिया ने इसराइल के साथ होने वाली तमाम बातचीत को रद्द कर दिया है और उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि इसराइल से कोई बातचीत नहीं होगी फर्दर। अमेरिका की कोशिश थी कि किसी तरह से अरब के जो मुल्क हैं उनके साथ इसराइल के ताल्लुकात को बेहतर करा दिया जाए और ये एक्सेप्ट कर लें, उसको एग्जिस्टेंस दे दें और उनके जो सफारत खाने हैं इसराइल के वो अरब के देशों में खुल जाएँ ताकि हम इसको बता सकें कि हमारी वजह से इसराइल के ताल्लुकात अरब के देशों से हो गए और उसको फिर जो पीस कायम हुई है सऊदी अरब और ईरान के ज़रिए उसको भी डिस्टर्ब किया जाए। हमास की कार्रवाई में जो उन्होंने 7 तारीख की सुबह को की थी उसमें विदेशी नागरिकों की मौत हुई है और विदेशी नागरिकों में तकरीबन 10 के करीब अमेरिकी नागरिक भी उसमें शामिल हैं। नेपाल के भी कुछ लोग 10 नागरिकों की मौत हुई। यूरोपियन कंट्रीज़ के भी कई सारे नागरिक वहाँ पर मारे गए हैं और उनको बंधक बना लिया गया है। अमेरिका के भी अभी कई बहुत सारे हमास के पास हैं जिनको बंधक बनाया गया है। दरअसल अब अमेरिका की कोशिश है कि इसको पूरा ट्विस्ट दिया जाए। जिस तरह से 2003 में ट्विन टावर पे आतंकवादी हमला हुआ था, उस हमले के बाद अमेरिका ने उसके लिए ज़िम्मेदार अल-कायदा को ठहराया और अल-कायदा को ज़िम्मेदार ठहराने के बाद उसने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। इस हमले के लिए अमेरिका और यूरोप के देश ईरान को ज़िम्मेदार बता रहे हैं कि ये कार्रवाई ईरान के समर्थन से हुई है। ईरान का समर्थन है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये आप समझ लें। ईरान का समर्थन हमास के साथ रहता है। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, उन्होंने 7 तारीख के हमले के बाद इस्माइल हनिया से फ़ोन पर बात की है। ईरान की सरकार की तरफ से बाकायदा प्रेस नोट जारी करके हमास को समर्थन दिया गया है, फ़लस्तीन कॉज को समर्थन दिया गया है। तो ईरान का समर्थन है, ईरान का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है अभी इस बार। इसमें दूसरी पावर्स हैं जो हमने कल अपने एक वीडियो में बताया था, वो सब शामिल हैं क्योंकि अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देना है और अमेरिका को एकदम रगड़ना है। अब वो सद्दाम हुसैन नहीं है, कर्नल कज़ाफ़ी नहीं है जिनके साथ में ये खेल खेल सके। इस बार पुतिन है और शी हैं और नॉर्थ कोरिया है साथ में, उनसे अमेरिका का टकराव है। तो इनमें से कोई भी ऐसा लीडर नहीं है, मुर्सी जैसा लीडर नहीं है जिसको आप कैद खाने में डलवा दें और बाद में उसको सूली पे चढ़वा करके उसकी हत्या कर दें। अमेरिका अब बकरा तलाश कर रहा है किसी को और वो ईरान को ये बनाने की कोशिश में है कि इसका सारा ठिकरा ईरान के सर पर फोड़ा जाए और ईरान से जंग शुरू कर दी जाए। आने वाले वक्त में हो सकता है कि आप देखें कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान के ख़िलाफ़ जंग में उतर जाएं, क्योंकि ईरान 2004 से पहले से ही, वैसे तो बहुत पहले से, लेकिन 2004 से अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई के लिए कोशिश कर रहा है। 2014 के वक्त में तो ये लगता था जैसे अभी जंग शुरू होने वाली है
और यह जंग किसी भी वक्त शुरू हो जाएगी, लेकिन ईरान की ताकत के सामने अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ी थी। ईरान ने जिस तरह से रूस को मदद की है यूक्रेन की वॉर में, अपने ड्रोन के ज़रिए, अपने मिसाइल्स के ज़रिए और अपने लड़ाकों के ज़रिए, ईरान के तकरीबन 2000 स्पेशल सैनिक मॉस्को में मौजूद हैं, मॉस्को की सुरक्षा के लिए, और मैदान में भी शायद वो होंगे। तो अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह से ईरान को टारगेट किया जाए, उसके खिलाफ जंग हो जाए। ये ईरान इनको खटकता रहता है, क्योंकि ईरान पारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ का या अरब के देशों में या मुस्लिम देशों में एक बहुत ताकतवर मुल्क है। वो अपनी ताकत का डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, लेकिन अपनी ताकत का बताते नहीं हम कितने ताकतवर हैं। ईरान के पास एयर पावर नहीं है, लेकिन उसके पास समंदर की ताकत बहुत है, उसके पास इन्फेंट्री बहुत दमदार है, उसके पास लॉन्ग रेंज तक मार करने वाले मिसाइल्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के ये मिसाइल्स हैं। उनकी जो मारक क्षमता है उसका कोई आइडिया नहीं है किसी को, क्योंकि वो रूसी और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। ईरान के पास जो ड्रोन है वो कई कैटेगरीज के हैं, और उनका जो कहना चाहिए, उनकी जो मारक क्षमता है या उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो उनको यूनिक बना देती हैं। जैसे 136 शाहिद, जिसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन में किया है, तो वो अचूक है, उसको रडार नहीं पकड़ पाते हैं, वो हिट नहीं हो पाता है नीचे से आसानी से, और जिस टारगेट के लिए भेजा जाता है वहाँ पर जा कर के वो अपना काम करके वापस आता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी तरह से और कई सारे ड्रोन्स हैं, और जो ड्रोन है उनकी जो आसमान में ऊंचाई है वो तकरीबन 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, और 2000 किलोमीटर से लेकर के 7000 किलोमीटर तक उनकी रेंज है, जो अपने साथ 700 केजी पेलोड ले जा सकते हैं। उसमें मिसाइल भी शामिल है, मिसाइल को भी लेकर के वो जा सकते हैं और मिसाइल से भी हमला कर सकते हैं। तो अमेरिका को जानकारी है, अमेरिकी एजेंसियों को जानकारी है कि ये ईरान जो है ताकतवर मुल्क है। अब ईरान खटक क्यों रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा, वो है सऊदी अरब के साथ उसकी यूनिटी। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि सऊदी अरब के साथ ईरान के रिश्ते बेहतर हो गए और बहुत बेहतर हो गए। दोनों मुल्क इस वक्त एक मुंह से बोलते हैं, हर इशू पर दोनों साथ में हैं। ईरान ने कंडेम किया, सऊदी अरब ने कंडेम किया है फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम को। सऊदी अरब और आगे चला गया। मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल को, ख़ास तौर से नेतन्याहू को बहुत फटकारें लगाई हैं। ऐसा होता नहीं था कि सऊदी अरब के बयान इस लेवल के हों, लेकिन इस बार जिस लेवल के हैं वो सब हैरान है उसके बाद से। सऊदी अरब ने बीती रात इसराइल के साथ होने वाली हर तरह की टॉक कैंसिल कर दिए और कहा है, क्राउन प्रिंस की तरफ से इस पर बयान है कि उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी जो आपस में जो समझौतों के लिए हो रही थी और ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए हो रही थी। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ हो रहे अत्याचारों के लिए फ़लस्तीन के साथ हो रहे अत्याचारों के लिए इसराइल की सरकार को, नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया। इसराइल की पॉलिसी जो वो अवैध तरीके से कॉलोनी बसाता है और फ़लस्तीनियों के मकानों को ढा देता है, उसको जिम्मेदार ठहराया है। सऊदी अरब ने OIC का जो समिट है, जो इस्लामिक देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तत्काल अर्जेंट इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है। OIC इसराइल के हमलों को जो गाज़ा पर की जा रहे हैं उसको कंडेम उसने किया है, कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र संघ वो बेदम है, उसका कोई रोल है नहीं दुनिया में। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसराइल और फ़लस्तीन का जो मसला है, पहला केस है जो रजिस्टर्ड हुआ था अब से 75-80 साल पहले।
वो अपने पहले ही केस को आज तक सॉल्व नहीं कर सका है, बाकी का तो उससे कोई उम्मीद कभी की ही नहीं जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है, सेक्रेटरी जनरल, उसके पास फॉर्मली कोई पावर नहीं होती, उसके पास पैसा भी नहीं होता है कि वो कहीं कुछ कर सके। वो मिशन भेजते रहते हैं कि ये हमने वहाँ एड भेज दिया, वहाँ पर ये फ्लड में मदद भेज दी, बस इतना काम है उनका। जंगें रोकने में या किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में उसका कोई रोल नहीं है। हमास को दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इस यूरोप के देशों की सरकारों ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। दुनिया भर का जो मीडिया है, क्योंकि वो फॉलो करते हैं अमेरिकी पॉलिसी को, इसराइलियन पॉलिसी को और यूके की पॉलिसी को, तो दुनिया भर का मीडिया हमास को टेररिस्ट बोल रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। हमारे भारत का मीडिया भी उनको आतंकवादी कह करके ही संबोधित कर रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। आप ब्रिटेन की पॉलिसी के हिसाब से काम करेंगे, अमेरिकी पॉलिसी के हिसाब से काम करेंगे, इसराइल के बताए हुए तरीके पर काम करेंगे। आपका खुद कुछ इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, जो आप अपने तरीके से बात करें। बिल्कुल सरकारी जो विज्ञप्ति आती है उस तरह से विज्ञप्ति पढ़ के आप लोगों को बहका करके, धोखा दे करके समझते हैं पत्रकारिता कर रहे हैं। हमास के साथ, हमास के ने जो क्राइम अभी किए हैं फ़िलहाल, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी। एक साहब कोई विजय पंडित या कुछ थे, कल जी न्यूज़ पर चर्चा में वो बता रहे हैं कि ये इस्लामिक तरीका है औरतों को मारने का, औरतों को नंगा करने का, बच्चों को मारने का, इंसानों को मारने का। उनको नहीं मालूम है इस्लाम का तरीका ये नहीं है, बल्कि कुछ और है। इस्लाम का तरीका है जंगों में किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, ख़ासकर बच्चों के, औरतों के और बुज़ुर्गों के साथ में किसी तरह का जुल्म नहीं होगा। जो पकड़े जाते हैं दुश्मन फ़ौज के लोग, उनके साथ आप बिल्कुल ऐसा बर्ताव रखेंगे जैसे आप अपने सैनिकों के साथ बर्ताव रखते हैं। उसी तरह का खाना पीना और सुविधाएं, दवा वगैरह उसको उपलब्ध कराएंगे। इंसाफ कायम किया है इस्लाम ने, जस्टिस कायम किया है इस्लाम ने, इक्वलिटी कायम की है इस्लाम ने। तो जो लोग टेलीविज़न चैनल पर आकर के इस्लाम को बताते हैं, हमारी अपील है लोगों से, आप ऐसे लोगों के प्रोग्राम भी देखना न छोड़ दें। वो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में गलत बात बता करके लोगों में नफ़रत एक वर्ग के प्रति फैलाना होता है। आतंकवाद को लेकर के जो लड़ाई चल रही है पूरी तरह से टोटली एक फ्रॉड है, वो दिखावा है और ये टूल है। हम बार बार कहते हैं आतंकवाद एक वेपन है, एक टूल है जिसका इस्तेमाल करके मुल्कों की सरकारें फ़ायदे उठाती हैं। आतंकवाद कहीं भी नहीं है और आतंकवाद हर जगह है। ज़बान से भी आतंकवाद है, हाथों से भी आतंकवाद है, कलम से भी आतंकवाद का काम हो रहा है। जो लोग स्टूडियो में बैठ कर के भाषणबाजी कर रहे हैं वो भी, वहाँ से भी आतंकवाद का काम होता है। जो लोग बड़ी बड़ी रैलियों में धमकियाँ देते हैं वहाँ से भी आतंकवाद होता है। जो लोग कहते हैं कि कपड़ों से पहचान करके पहचान हो जाती है वो भी आतंकवाद फैला रहे हैं। जो कहते हैं गोली मारो सालों को, वो भी आतंकवाद है। जो कहते हैं कब्रों से निकाल करके हम बलात्कार करेंगे औरतों का, वो भी आतंकवाद है। आतंकवाद किसी को गोली से मार देना नहीं है, कहीं हमला करके लोगों की जान लेना नहीं है, बल्कि ये भी आतंकवाद है, वो भी आतंकवाद है और ये भी आतंकवाद है। ट्रेन में चलते हुए लोगों को रोक करके वर्दीधारी जब पूछता है अपना नाम बताओ और जब मालूम होता है कि ये मुसलमान है और गोली मार दी जाती है उनको, वो आतंकवाद है।
नासिर जुनैद की जिस तरह से हत्या की जाती है वो भी आतंकवाद है। तो टेलीविज़न पे जो भाषण देते हैं उनको आप इग्नोर करें, देखना बंद करें, और मुसलमान समाज के लोगों से जो एक्सपर्ट बन के जाते हैं, मौलवी हजरात जाते हैं, उनसे हमारी अपील है कि वो इस तरह की डिबेट में या किसी तरह की डिबेट में जाना बंद कर दें। उनकी रोज़ी रोटी वहाँ से नहीं चल रही है। हर एक को खिलाने पिलाने वाला समंदर की हज़ारों फीट की गहराई में जो जीव जंतु रहते हैं उनके खाने का इंतजाम करने वाली कुदरत है। पहाड़ों में जो छोटे छोटे जानदार हैं उनको वहाँ उनकी खुराक मिल जाती है। तो ये लंबी लंबी दाढ़ी टोपी पहन करके जो पहुँचते हैं स्टूडियो में, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए और शर्म करना चाहिए कि वो जा कर के एक मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं और गालियाँ खा करके आते हैं वहाँ से। तो वो एक्सपर्ट बन के न जाएँ, उनकी कोई पहचान नहीं हो रही है, कोई उनका नाम नहीं हो रहा है, कोई किसी को नहीं पहचानता है दुनिया में। देखिए, हमारा जो वो दुनिया है वो मक्कार और बहुत ही क्रिमिनल किस्म के लोगों से भरा हुआ है। इस दुनिया को इंसानी समाज बनाने की कोशिशें होती रही, लेकिन इंसानी समाज कभी बेहतर इंसानी समाज नहीं बना है। कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किस ज़बान में बात करेगा, सर पे टोपी रखना है नहीं रखना है, हर चीज़ में आप दखल नहीं दे सकते हैं। इंसानों को आज़ादी दी गई है। इंसान को कुदरत ने जो पैदा किया वो आज़ाद पैदा किया उसको, तो उसकी आज़ादी हमेशा बरकरार रहना चाहिए। इंसान को ग़ुलाम नहीं बना करके भेजा है। इंसान को ग़ुलाम बनाने के लिए नहीं भेजा है कि आप जाइए लोगों को ग़ुलाम बनाइए। इंसान को प्यार मोहब्बत के लिए भेजा गया है दुनिया में। आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए लोगों के साथ, इंसाफ कायम करिए। इस्लाम की जो फाउंडेशन है वो इंसाफ पर है। समाज में अगर जस्टिस नहीं होगा, कितने ही वाक़यात हैं जहाँ पर जो इस्लाम के बड़े बड़े लोग थे उनको अदालतों में खड़ा होना पड़ा। बादशाहों को सजाएं दी गई, उनको बांधने के बाद पूरी जनता के सामने बादशाह जो भारत के बादशाह थे उनको बांध करके उनको कोड़े लगाए गए। ये इतिहास है, क्योंकि इंसाफ को कायम रखना था। आप किसी का भी घर छीन लेंगे, किसी का मुल्क छीन लेंगे या किसी की ज़मीन छीन लेंगे और वहाँ के लोगों को मारेंगे, बच्चों को कत्ल करेंगे, औरतों को मारेंगे, मर्दों को की जान लेंगे, वहाँ पानी बिजली रोक देंगे, पानी में आप जहर मिलाएंगे, पानी में आप सीमेंट घोल करके मिला देंगे और आप कहेंगे हम ह्यूमन राइट के सब के ठेकेदार हैं। आप किसी की इबादत गाह को गिरा देंगे, किसी की इबादत गाह को किसी को तो दे देंगे कि आप यहाँ अब आप मालिक हो, और आप कहेंगे हम ह्यूमन राइट के ठेकेदार हैं। ये जब तक चलती हैं चीज़ें, जब तक आप ताकत में होते हैं। अब वो बुलडोज़र जो फ़लस्तीनियों के घरों को गिराने के काम आता था, फ़लस्तीनियों ने रौंद के रख दिया उसी बुलडोज़र से इसराइलियों को। उन्होंने जो फेंसिंग लगाई थी, जो दीवारें खड़ी की हुई थी, सारी दीवारें तहस नहस कर दी उन्होंने। जब चीज़ें सर से ऊपर जाती हैं तो फिर इस तरह के रिएक्शंस होते हैं। अब इसराइल इस जंग में फंस चुका है बुरी तरह से। इसराइल की जो ताकत का ढिंढोरा पीटा जाता था उसकी हवा निकल गई। इसराइल के आयरन डोम धरे रह गए। 4000 से ज़्यादा हमास के सैनिक इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में सब मौजूद हैं। वो इसराइल के शहरों में अपनी पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए हैं। उनके कब्जे में इसराइल के नागरिक हैं। इसराइल जवाब में क्या कर रहा है कि वो मिसाइल दाग करके फ़लस्तीन के इलाकों पर, उनकी इमारतों को, उनके रिहायशी इलाकों को, उनको तहस नहस कर रहा है। आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं।
अब इसराइल को उतारनी पड़ेगी अपनी थल सेना और आमने सामने की लड़नी पड़ेगी लड़ाई। उस सूरत में जबकि हमास के पास इसराइल के अपने नागरिक हैं, या समझौते करने पड़ेंगे। हमास ने धमकी दी है कि अगर और हमले हुए और हमारी जो इमारतें गिर रही हैं, हमारे जो साथ में इसराइल कर रहा है, एक इमारत के बदले में एक नागरिक इसराइल का मारा जाएगा। तो निगोशिएशन इस तरह से शुरू हो चुकी हैं या हो जाएंगी। इसराइल के 400 से ज़्यादा लोग और विदेशी लोग इस वक्त हमास के पास हैं। और थोड़ी सी एक जानकारी और दे दें कि हम इसराइल में वेस्ट बैंक के पास में एक कार्यक्रम चल रहा था, और एक पार्टी थी। उस पार्टी में विदेशों के भी सैलानी व पर्यटक आए हुए थे, टूरिस्ट आए हुए थे, और रात भर नाच गाना, खाना पीना और शराब और ड्रग्स वो लोग एंजॉय करते रहे। सुबह जब हुई तो उन्होंने देखा कि आसमान में कुछ सफ़ेद लकीरें दिखाई दे रही हैं, जो रॉकेट्स या मिसाइल्स की धुएँ से जो पैदा हो जाती हैं वो थी। फिर उन्होंने देखा कि ग्लाइडर्स पर कुछ लोग हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद उनको अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, फिर भगदड़ हो जाती है, और जो हमास के लोग उधर आए थे उन्होंने उस पर गोलाबारी शुरू कर दी, जो फेस्टिवल मना रहे थे। 260 लोगों की लाशें वहाँ से उठाई गई हैं, जिनकी पुष्टि इसराइल की गवर्नमेंट ने की है। मौके से 260 लाशें बरामद हुई हैं। हज़ारों लोगों को जो जख्मी हुए, गोलियां लगी हैं, उनको अस्पतालों में भेजा गया है। अब अस्पताल ले जाते वक्त और अस्पताल में पहुंचने के बाद कितने लोगों की मौत हो गई, कोई जानकारी उसकी नहीं है अभी तक। ये जो लोग थे, इसमें इसराइल के भी लोग थे और यूरोप के लोग थे और अमेरिका के लोग थे, जो यहाँ पर रात को नाच गाने में और ड्रग्स वगैरह और शराब पी करके अपना एंजॉय कर रहे थे। कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा हुई हैं इसराइल के अंदर। सही फिगर्स अभी कोई बताएगा नहीं, क्योंकि इसराइल की बदनामी हो रही है इस वक्त पूरी दुनिया में, और वो इस वक्त बहुत शर्मिंदा है, झेंपा हुआ है, क्योंकि वो अभी तक बताते थे दुनिया को कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारा तो बस सब कुछ जो भी कुछ है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा फौज, हमारे सैटेलाइट और हमारे मिसाइल्स बेजोड़ हैं, दुनिया में किसी के पास है ही नहीं, किसी के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे ही पास है। तो उनके पास जो कुछ था वो सब बेकार साबित हुआ है। अब ये जंग किस तरफ जाएगी, कब ख़त्म होगी, अभी इसकी कोई 2-4 दिन अभी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें मीडिएशन हो रहा है, बातचीत शुरू हुई है। मिस्र ने बातचीत शुरू की है दोनों फरीक से, हिजबुल्लाह से भी बात हो रही है। मिस्र इनके जब भी झगड़े होते हैं वो बीच में आने के बाद सुलह करा देता है, एग्रीमेंट्स करा देता है, लेकिन लेन देन होंगे दोनों मुल्कों के बीच में। अमेरिका की भी इंटेलिजेंस जो CIA, पेंटागन और जो उनकी एजेंसीज हैं वो सब नाकाम हुई हैं, क्योंकि उनके ऊपर है इसराइल की पूरी सिक्योरिटी। वो भी मॉनिटर करते हैं मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड। अमेरिका इसराइल में होने वाली हर बात पर नज़र रखता है। हमास ने इतनी बड़ी तैयारी की, किसी को पता ही नहीं चला। एक बात फिर बता दें, 8,000 से ज़्यादा लोग इसराइल के मारे गए हैं, और अभी वहाँ पर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। इस दौरान फ़लस्तीन ने पूरा रेंज अपनी दिखाई है ड्रोन्स की, और ड्रोन से हमले भी किए। ये ड्रोन हल्के ड्रोन हैं जो 2-3 किलो तक पेलोड लेकर के जाते हैं और इसराइल के अंदर जा कर के वो ब्लास्ट कर देते हैं।
इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है फ़लस्तीन के पास इन ड्रोन्स की। फर्दर जंग अगर आगे बढ़ती है तो ये ड्रोन आपको इसराइल के तमाम या ज़्यादातर शहरों में मिलेंगे। वहीं एक जानकारी और बता दें कि इसराइल के जो हमास के जो लोग हैं, लड़ाके हैं, वो तेल अवीव में भी दाखिल हो गए हैं कल रात। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया आप सभी का।